नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सिंगापुर में से बड़ी खबर है। सिंगापुर में सीएम योगी ने बयान दिया है। यूपी को लेकर लोगों की सोच बदली है। लगातार आ रहे हैं विदेशी निवेश। एसएटीएस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। कई सेंटरों का हम लोगों ने विजिट किया। साथ ही सीएम बोले कि नोएडा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित होगा। हम सूची की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यूपी की जो संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में भारत की अच्छी इमेज बनी है। 11 साल में भारत का विकास हुआ है। सीएम ने कहा कि 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। ये तमाम बातें सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। सीएम ने कहा कि 11 साल में भारत का विकास हुआ है। लगातार विदेशी निवेश आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सिंगापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सिंगापुर में सीएम योगी ने बयान दिया है। यूपी को लेकर लोगों की सोच बदली है, ये सीएम ने इस दौरान कहा। एसएटीएस कंपनी के साथ एमओयू हुआ, इसकी जानकारी सीएम ने दी और बताया कि कई सेंटरों का हम लोगों ने विजिट किया है। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सामने आ रही है। सिंगापुर में ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि यूपी को लेकर अब लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। लगातार यहां पर विदेशी निवेश आ रहा है। अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। अभिषेक, क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री की इस खास बातों में? बिल्कुल, सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह से लोगों का परसेप्शन बदला है। कई सालों की मेहनत, मशक्कत और एक विजन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते रहे। उत्तर प्रदेश में सूरत हाल पूरी तरह बदलने के लिए कई कदम भी उठाए गए और कई कड़े कदम भी उठाए गए, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, वो सबसे बड़ी नजीर बनकर खड़ी हुई। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश भर में की जाती है। बाकी राज्यों में भी कभी घटना होती है तो उत्तर प्रदेश से जरूर कंपैरिजन होता है। इसके अलावा विजनरी व्यक्ति होने की वजह से या एक इस तरह का विजन रखने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब से जो तैयारियां ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या एमएसएमई की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको लेकर, नए स्टार्टअप्स को लेकर इसे जो सरल और सुगम बनाया था, उसका सीधा नतीजा अब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश को कि जब उत्तर प्रदेश में बनने वाले रॉ मटेरियल, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की मांग किस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ी है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश उन बाजारों के लिए दरवाजे खोलता नजर आया है, जिससे पहले भारत में भी कुछ ही एक राज्य होंगे जो सीधे तौर पर उन बाजारों में निवेश कर, मतलब वहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता रहा होगा। तो सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश एक नई पहचान और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो एक प्रोग्रेसिव स्टेट की भूमिका और एक बड़ी परछाई उत्तर प्रदेश ने पूरे देश पर छोड़ी है इस बात की कि कैसे कोई एक राज्य जो सीधे बीमारू राज्य की भूमिका से निकलकर एक प्रोग्रेसिव स्टेट और इकोनॉमिकल ग्रोइंग स्टेट के तौर पर खड़ा हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां किस तरह से निवेश आते हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के भी कई सकारात्मक नतीजे देखने को अभी से मिल रहे हैं। स्वायत्त देशों की बाकायदा एमओयू साइन किए जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करना चाहते हैं। कई बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं और ग्रीन एनर्जी और पावर के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश कई गुना आगे काम करता नजर आ रहा है। बीते दिनों हुए दावोस समिट में ही उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल वेस्ट, उस एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसको लेकर प्रदूषण की बात कही जाती थी, पराली जलाई जाती थी, अब उससे ग्रीन एनर्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर एक बड़ा एमओयू भी साइन हुआ था दावोस में। उसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर निवेश एक महत्वाकांक्षी नजर से उत्तर प्रदेश की तरफ देखते नजर आ रहे हैं। पराग, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लखनऊ से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एआई समिट में पीएम मोदी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया।
एआई समिट को कांग्रेस बदनाम कर रही है। एआई समिट में जो कांग्रेस ने किया वो गलत है। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, ये ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। कांग्रेस पर हमला बोला है ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर। यह खबर ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है ब्रजेश पाठक ने। एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसको लेकर खासतौर पर यह बयान, और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर दिया। देश को आगे बढ़ाने का काम एआई समिट में पीएम मोदी कर रहे हैं और कांग्रेस एआई समिट को बदनाम कर रही है। ये बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सामने आ रही है। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के लिए। नरेंद्र, ये स्पष्ट किया है ब्रजेश पाठक ने कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस एआई समिट में, लेकिन यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हरकत की वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे क्या? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आहत है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने को लेकर जोड़ रही है कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया, कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, ये सारी चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया में आई और इससे देश की छवि खराब हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हलचल थी और जगह जगह पर ये बातें उठ रही थी। उसी का खंडन आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस चीन से पैसा क्यों ले रही थी और कब तक ये पैसा लेती रही। कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि वो पड़ोसी मुल्क से पैसा ले रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो काम कांग्रेस करती है वो देश विरोधी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे जनता नकारती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस समय एआई समिट को लेकर तनाव है, एक दूसरे पर उनके नेता हमलावर हैं। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी तमाम चर्चाएं चल रही थी और आज डिप्टी सीएम ने इस पर अपना खंडन दिया और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और विशेष तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। जी प्राप्त। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर गौतम बुद्ध नगर से अब एक बड़ी खबर है जहां पर सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों का खेल किस तरह चल रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों वाहन बिना रोक टोक के दौड़ रहे हैं। आगे नंबर प्लेट है और पीछे नंबर प्लेट गायब है। कानून को खुली चुनौती है ये। वारदात में इस्तेमाल पर पहचान छिपाने की आशंका भी है और यातायात पुलिस की ढिलाई से दबंगों के हौसले बुलंद भी हो रहे हैं। काली फिल्म और जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियां बेखौफ घूम रही हैं। बाजारों और सेक्टर्स में शाम को स्टंटबाजी होती है, हुड़दंग जारी रहता है। त्योहार नजदीक है, सुरक्षा दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जमीनी पड़ताल में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सख्त अभियान नहीं चला तो सड़कों पर अराजकता के खेल बढ़ सकता है। अकरम खान हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। अकरम, सड़कों पर बेखौफ ऐसी गाड़ियां दौड़ रही हैं जिनके पीछे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं, या फिर स्टंटबाजी भी खूब चल रही है। आखिर क्यों ऐसा चल रहा है नोएडा में? क्या पुलिस की सख्ती कम हो गई है या नियमों का पालन करवाने में पुलिस सक्षम नहीं हो पा रही है? देखिए पराग, ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों जगह की तस्वीरें हैं जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां दौड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नोएडा कमिश्नरेट है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, हर चौराहे पर आपको ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे वो पुलिसकर्मी आखिर क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। त्योहार नजदीक है, ऐसे में इन गाड़ियों का इस्तेमाल आखिर किस मंसूबे से किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे वो अपराध हो या फिर स्टंटबाजी हो या फिर कोई घटना में अंजाम देना हो,
उन सब में तमाम में इस गाड़ियों के इस्तेमाल होने की आशंका है, क्योंकि देखिए सामने से नंबर प्लेट अगर लगी है, उसकी कोई पता नहीं है कि वो सही भी है या गलत है। और जब कोई घटना होती है तो उसमें आदमी पीछे से नंबर प्लेट नोट करने की कोशिश करता है ताकि समय पर पुलिस को सूचना दी जा सके। ऐसे में अगर नंबर प्लेट ही गायब होगी तो सोचिए सूचना कैसे दी जाएगी। और शाम होते होते सेक्टर और जो मार्केट है वहां और भी ज्यादा बुरा हालत हो जाती है, क्योंकि जो हुड़दंगी और उत्पात मचाने वाले हैं वो इसी तरह की गाड़ी ब्लैक जेड और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को लिए हुए आराम से घूमते हुए नजर आते हैं और इसी तरह से उत्पात मचाते हैं। अब त्योहार नजदीक है, चाहे वो रमजान चल रहे हैं या फिर होली आने वाली है और फिर ईद भी है। ऐसे में जो चेकिंग अभियान है उसके नाम पर कुछ नहीं होता। पहले भी प्रदेश सरकार ने जाति सूचक शब्दों को और ब्लैक जेड गाड़ियों पे ब्लैक जेड जो शीशे करे हुए थे उसको लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। एक दिन वो अभियान चला गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चले गया। शायद यही वजह है कि जो इस तरह के उत्पादी या हुड़दंगबाज और रईसजादे हैं वो इस गाड़ियों के बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आज तकरीबन 3 बजे के आसपास परी चौक पर रियलिटी चेक किया, इसका जानने की कोशिश की, जिसमें 20 मिनट में मुझे 10 से 12 गाड़ियां ऐसी दिखी जो बिना नंबर प्लेट की दौड़ रही थी और सामने ही पुलिस बूथ भी था। तो ऐसे में सवाल सीधा सीधा खड़ा होता है कि आखिर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो क्यों अभियान नहीं चला रहे और ऐसी गाड़ियां ऐसे बिना रोक टोक कैसे घूम रही हैं, यही सवाल उठता है। क्योंकि देखिए अब से पहले भी कई अपराध हो चुके हैं और उस तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है, क्योंकि नंबर प्लेट ही नहीं होंगी तो आखिर पुलिस कैसे पकड़ेगी। और इस तरह से खुलेआम पॉश सेक्टरों में पुलिस की चौकियों के नजदीक, थानों के आसपास और जो मुख्य बाजार है वहां पर अगर इस तरह की गाड़ियां घूम रही हैं तो ये बड़ा सवाल उठता है। हमने अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें कई जो गाड़ियां हैं वो बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर घूम रही हैं, फर्राटे भर रही हैं और जब स्टंटबाजी होती है तो उसमें इसी तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल जो दबंग है वो करते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जो अभियान चलाया जाना था लगातार, शायद उसी की कमी है और ट्रैफिक पुलिस की सुस्ती है जो इस तरह की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। नहीं तो ये गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई हो तो शायद वाहन चालकों में जो इस तरह के दबंग लोग हैं उनमें एक सख्त मैसेज जाए और वो इसमें सुधार आ सके। लेकिन पुलिस की सुस्ती की वजह से ये इस तरह की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई पराग दिख रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले त्योहार में जो पुलिस सुरक्षा का दावा कर रही है, चेकिंग अभियान का कर रही है, तो वो उसका क्या होगा, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए त्योहार आती है तो छापेमारी शुरू हो जाती है कि कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में उसी हालत में ही चली जाती है। तो इस तरह की जो अब त्योहार है, सेंसिटिव है पूरा इलाका और जो ग्रेटर नोएडा जोन है उसमें जो हार्ड क्राइम है वो सबसे ज्यादा होता है। इसको देखते हुए भी अभी इस तरह की अगर गाड़ियां घूम रही हैं तो वाकई एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं पुलिस के ऊपर कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है। तो ये सब सवाल हैं जो ट्रैफिक पुलिस को गौतम बुद्ध नगर के कुछ देने होंगे कि सड़कों पर बिना मानकों को पूरा करे। और देखिए कई गाड़ी तो हमें ऐसी भी मिली जिनकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी, नंबर छिपे हुए थे। तो आखिर इन सबके पीछे मंशा क्या है? कायदे में तो इनकी रोककर इनकी गाड़ी सीज करनी चाहिए, भारी पेनल्टी जुर्माना लगाना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की गाड़ियां नहीं घूमे। लेकिन उन सबकी लापरवाही, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से ये सब जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भरते हुए आराम से सड़कों पर घूम रही हैं। पराग, बहुत धन्यवाद आपका अकरम खान तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे श्रावस्ती से बड़ी खबर की, जहां पर एंटी करप्शन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। वेतन भत्ते की भुगतान के नाम पर रिश्वत दी थी, 5000 की रिश्वत ले रहा था बाबू सुनील मौर्य। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ इससे की है। सुनील मौर्य इसका नाम है। एंटी करप्शन टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो श्रावस्ती से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 5000 की रिश्वत ले रहा था ये बाबू सुनील मौर्य। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो एंटी करप्शन टीम ने आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। मिथिलेश पाठक श्रावस्ती से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद सबसे छोटा जनपद माना जाता है और यहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। एंटी करप्शन की टीम यहाँ पहुंचती है, शिकायतकर्ता की जब जांच की गई तो उसमें पता चला कि वास्तव में पैसे की मांग कर रहा था और आज वास्तव में 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ से गिरफ्तार किया गया है। विकास भवन के पास एक गुमटी है, उसी गुमटी के पास वो पैसा लेने की कोशिश कर रहा था, तभी एंटी करप्शन की टीम पहुंची है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील मौर्य नामक युवक ये है जो इकौना का रहने वाला बताया जा रहा है और धिनगा में किसी विभाग में बाबू के पद पर तैनात था। तो ये भी कह रहा है कि लगातार इस तरह के कई बार शिकायत हुई है और
अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, और आखिरकार आज इतनी बड़ी कार्रवाई जब हुई तो एंटी करप्शन की टीम ने उसे पकड़कर लोकल पुलिस के हवाले कर दिया, और आगे की जांच पड़ताल तथा कार्रवाई अभी लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि इस पर और कौन सी कार्रवाई की जाती है, क्या इस पर चार्जेस लगाए जाते हैं। जी पराग। चलिए, शुक्रिया आपका मतलब इस जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब रायबरेली से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर त्योहारों को लेकर एक्टिव मूड में पुलिस है, क्योंकि त्योहार नजदीक है और पुलिस एक्टिव मूड में आ गई है। आईजी किरण यस ने वार्षिक निरीक्षण किया है, थानों के साथ एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया, पुलिस लाइन के अहम प्रकोष्ठों का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। LIU, CCTNS, IGRS ऑफिस का निरीक्षण भी किया, पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश भी दिया है। तो रायबरेली से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, पुराने मामलों का जल्दी निस्तारण किया जाए। त्योहारों को लेकर पुलिस कितना मुस्तैद है, ये बारीकी से जांचा है, परखा है आईजी किरण यस ने। शिव प्रसाद यादव रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। शिव प्रसाद, क्या जानकारी मिल रही है आईजी के इस निरीक्षण को लेकर? देखिए, ये वार्षिक निरीक्षण होता है और पुलिस महकमा ये उनके जो यूं कहें कि आईजी रेंज के सभी मंडलों में जो ये लखनऊ रेंज के आईजी किरण यस आए आज, और खास बात ये होती है कि शासन सरकार और उनका जो खुफिया तंत्र, कितने उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं अपराध को रोकने के लिए और किस प्रकार की गतिविधियां हैं, तो एक पूरी उनकी टीम आती है और निरीक्षण करती है। तो रायबरेली में आज जो है लखनऊ रेंज के आईजी किरण यस आए, उन्होंने कुछ ऐसे थानों को चेक किया और महिला थाना, पुलिस लाइन में जहां उनके जो असलहे होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, वो चेक किया, और खासकर LIU जो डिपार्टमेंट है वो IGR जहां शिकायतें आती हैं, तो सभी जगह अभिलेख खंगाले और जहां कमियां मिली उनको नोट करके ले गए, और उसका बाकायदा एक प्रोफार्मा बना, और इसमें कैसे कहां लापरवाही बरती जा रही है उसको भी उन्होंने अपने जो उनके साथ टीम चल रही थी सबको नोट किया गया और दिशा निर्देश दिए। और खास बात यह है कि होली का रमजान भी दूसरी तरफ चल रही है, तो कुल मिलाके कहीं कोई अशांति उस तरह का माहौल खराब हो, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये वार्षिक निरीक्षण पुलिस महकमे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें जो क्या चाहिए, क्या कर सकता है विभाग और कहां से कोई कमी न रहे, तो यूं कहे कि चाक चौबंद करने के लिए शासन सरकार के निर्देश पर इस तरह के वार्षिक निरीक्षण होते हैं। उसी निरीक्षण को आज आईजी रेंज लखनऊ जो किरण एस ने रायबरेली में किया। क्या सब कुछ इसमें शिव प्रसाद ठीक रहा? क्योंकि निरीक्षण में अक्सर कई सारी खामियाबी अधिकारियों को मिल जाती हैं, अभी सब कुछ लग रहा है कि त्योहार के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं। देखिए, अब घटनाएं तो हो ही रहे हैं, लेकिन घटनाओं को कैसे रोका जाए और कैसे आप कर सकते हैं, बीच से लेकर के जो थानेदार है, जो उनकी रूटीन है, बहुत सारे अब वर्तमान जो यूं कहे कि समय त्योहारों का है और बहुत ज्यादा कुछ ऐसे चोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो एक तो ये दिशा निर्देश दिया, जो खामियां उनको मिली, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो अपने अधिकारी स्तर पर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक से कहेंगे, बहुत सारे COs हैं उनको कहेंगे, वो बातें बाहर मीडिया में नहीं आ पाई। लेकिन एक ये बात उन्होंने कही, जो मीडिया कर्मियों से उन्होंने जो बताया कि कहा जो पुरानी IGR शिकायतें थी, उस शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ, जबकि उनको यूं कहें कि कोई उस तरह की खामी नजर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने न बयां क्यों, लेकिन सख्त नजर आए बिल्कुल कि कोई कहे से कोई, क्योंकि माहौल कहीं से कोई खराब ना हो। और अब पंचायत चुनाव आ रहा है, उसके बाद यूं कहे कि विधानसभा की तैयारियां हो जाएंगी, तमाम तरह के जो माहौल खराब हो रहे हैं, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे, हाँ ये बहुत कहा कि जो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की उस तरह की बातें आ जाती, माहौल खराब हो जाता है, उसमें सख्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया। और खासकर उनकी नजर थी जो थाना प्रभारी हैं कि आप कैसे वर्क करते हैं, और जो मंशा है शासन सरकार की, कोई पीड़ित आता है तो उसकी बात तो सुनिए, ये नहीं कि वो दौड़ता रहे, उसकी FIR न चेंज हो। और खासकर महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो अपराध है, तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत सारा वो एक खाका तैयार करके ले गए, बहुत सारे दिशा निर्देश अभी आए हैं, मीटिंग करके वो निकल गए हैं यहाँ से। जी बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रसाद यादव, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात बुलंदशहर से बड़ी खबर की, जहां पर नकली नोट छापने वाले 3 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। 12,000 नकली नोट और 14,000
अर्ध छपे नोट बरामद किए गए। नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं शातिर। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये भंडाफोड़ हुआ है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। 3 मोबाइल, बाइक, प्रिंटर, जो सामान है नकली नोट छापने का, वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। किस तरह ये शातिर नकली नोट छापने का काम कर रहे थे, ये आप समझिए। छपे हुए हजारों नोट मिले हैं और अर्ध छपे हुए नोट भी मौके से बरामद किए गए हैं। पुनीत शर्मा जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ। पुनीत, कब से ये काम चल रहा था नकली नोट छापने का और अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर के थाना नरोड़ा इलाके में एक काम हो रहा था। तभी बुलंदशहर पुलिस को ये सूचना मिली और एसओजी को सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ जगह जो है नकली नोट चलाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी बात ये थी कि ये जो शातिर थे, ये पशु पेठों में और जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे, उन पर ये लोग नकली नोट ये चलाते थे। और पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है जब इसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इनकी और जो सदस्य हैं, उनकी भी पुलिस जो है जांच कर रही है। और ये भी कहना है इनका कि यहाँ से जो ये नकली नोट थे, आखिर कहाँ ये बेचते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई होते थे। हालांकि अभी इन्होंने 2 ही जगह बताई हैं, क्योंकि ये बाजार पेठों में और छोटे छोटे दुकानदारों में ये लोग करते थे। लेकिन इनके और सदस्य जो पकड़े जाएंगे तो उनसे ये पूरा मामला पता लगेगा कि किस तरीके से ये कहाँ से कागज लेके आते थे, कहाँ से ये प्रिंटर लिया था। अभी काफी जांच अभी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये सिंडिकेट बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें कई हजार की तादाद में जो है हजारों के नोट, जो नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही अर्ध बने जो नोट हैं वो भी बरामद किए हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।